Hello everyone, welcome to EduTap. The 30 most important topics for the AFM component. ये वो 30 टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम कवर कर लेते हैं तो AFM के सब्जेक्ट में AFM के पेपर के अंदर 50 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स लाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि 30 टॉपिक्स को पढ़कर ही 50 नंबर या 50 से ज्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं। कैसे आपको पता चले कि कौन ही वो 30 टॉपिक्स हैं, विच आर दोस टॉपिक्स जिनको पढ़कर ये मार्क्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली वी हैव डन अ वेरी फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड एएफएम एग्जामिनेशन जो 14 मई 2023 को हुई थी, और ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन है जो सिलेबस चेंज के बाद कंडक्ट हुई है। इस एग्जामिनेशन के अंदर तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को जब हमने देखा, हमने स्टूडेंट से बात की, किस तरीके के सवाल आए थे उसको हमने स्टडी किया, तो हमें पता चला कि मोस्टली द क्वेश्चंस दे वर ऑफ मॉडरेट लेवल एंड आल्सो कंसेप्चुअल इन नेचर, राइट। तो एक्चुअली एस्पिरेंट्स, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो थोड़ा सा इस पेपर को लेकर के खुश थे एंड दे वर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एफएम कंपोनेंट एज वेल। दे वर नॉट श्योर कि एफएम उनका क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन वो क्लियर कर गए एफएम को। और उनमें से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने जो जेएफ का सर्टिफिकेट है वो पहले अटेम्प्ट के अंदर ही ले लिया है, राइट। एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज एफएम कंपोनेंट में उनके मार्क्स भी अच्छे आए थे। उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, पूरा सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, टाइम की कमी थी, बहुत सारे अलग अलग रिस्ट्रेंट थे, लेकिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, कंसेप्चुअली कवर किया था, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया एग्जाम के अंदर। Using that information and using the analysis that I have also seen in the paper, हमने देखा है कि अलग अलग मॉड्यूल से, अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें, the questions were related to accounting standards, क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के, उससे जुड़े हुए सवाल हर शिफ्ट के अंदर कम से कम 2 सवाल हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का जो न्यूमेरिकल आया था वो सारे न्यूमेरिकल स्ट्रेट लाइन मेथड के थे, दूसरे मेथड्स के न्यूमेरिकल्स हमें देखने को नहीं मिले। और स्ट्रेट लाइन मेथड आपको भी पता है कि सबसे इजी मेथड होता है, सबसे इजी फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। तो यहां पर एक्चुअली कंसेप्ट्स की ही टेस्टिंग की जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट्स की क्या ट्रीटमेंट होती है, सिंकिंग फंड क्यों बनाया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर रहती हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज आस्क्ड फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर ए। और मॉड्यूल ए से जो ज्यादा सवाल आए थे वो सवाल हमें 1 लाइनर आए थे, यानी कि आधे नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। वहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रायल बैलेंस के 2 क्वेश्चन थे जो कि आपको 2 नंबर के देखने को मिले। लेकिन इसके बाद मॉड्यूल बी के अंदर आपको थोड़े से क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, लायबिलिटीज क्या होती है पार्टनर्स की इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। इसके अलावा जो कैश फ्लो आता है आपका अलग अलग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, किस तरीके का फंड फ्लो आपको वहां पर देखने को मिलता है। शेयर कैपिटल जब आप एलोकेट करते हैं तो क्या उसकी क्लासेस होती हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, इन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर देयर वर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो थे वो कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई थी, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए थे, बट क्वेश्चंस इन देमसेल्व्स दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। इसके अलावा अगर आप मॉड्यूल सी की बात करें तो मॉड्यूल सी के अंदर आपको इन्वेस्टिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें पूछी गई थी। आपसे डेट इक्विटी रेशियो, पीई रेशियो से जुड़े हुए सवाल आए थे, और वो भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, कोई न्यूमेरिकल यहां पर देखने को नहीं था, राइट। इसके अलावा आपको बॉन्ड थ्योरम पे सवाल थे, वहां भी आपको कोई बहुत हैवी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला कि बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जाए। द क्वेश्चंस वर वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर। सिमिलरली जो आपकी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है या फिर आपके एक्सचेंज रेट के फेमा के जो भी क्वेश्चन है वो भी कंसेप्चुअल थे, कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वहां भी देखने को नहीं मिले। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर, लीज, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज के ऊपर क्वेश्चंस थे। देन द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोरफिटिंग और फैक्टरिंग। सो ये अगेन सारा कंसेप्चुअल जो है वहां पर हमको देखने को मिला। सेम वाज आल्सो ट्रू इन दी मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में आपको थोड़े बहुत सवाल आए थे, इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस होती हैं, कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी डिडक्शन की जाती है, वो सवाल था। आपसे सवाल पूछे गए थे प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस को, कि कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस करके कैसे प्रॉफिट और ब्रेक इवन हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज कर लें तो हमें पता चलता है कि मोटा मोटा इन दी मे एग्जामिनेशन आपको मॉड्यूल ए से अराउंड 30% क्वेश्चंस देखने को मिले, मॉड्यूल बी से अराउंड 15%, मॉड्यूल सी से भी 30% और बाकी 25% फ्रॉम मॉड्यूल डी। तो मॉड्यूल ए, सी, डी, बी एक थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश यहां पर जरूर की गई थी। हर मॉड्यूल से आपको थोड़े थोड़े सवाल पूछे गए थे, लेकिन हम 30 टॉपिक्स बहुत इजीली यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आउट ऑफ 35 चैप्टर्स हम कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और बाकी चैप्टर्स के अंदर से कुछ कुछ चीजों को अगर हम लोग रीड कर लें तो बहुत इजीली हमारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। और ये 30 टॉपिक्स की सारी लिस्ट मैंने यहां पर आपको दे दी है। जो पीडीएफ है
उसको डाउनलोड आप कर सकते हो, जिसमें सारे 30 टॉपिक्स मेंशन्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं उसके लिए। और ये टॉपिक्स मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे चैप्टर 1 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टेबल है, बोथ ओल्ड एंड न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके सिर्फ नंबर और ऑब्जेक्टिव याद करना है। कोई बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया नहीं था। एक क्वेश्चन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से जुड़ा हुआ कि किस तरीके की इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से जो 13 कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटेंसी के, बस उसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, उनको कॉन्सेप्ट्स को आपको समझ लेना है। आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो गोल्डन रूल्स होते हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के, वो आपको याद करना है, अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिर बैंक रिकंसिलिएशन, यहां थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन की जाती है। अगर आपको कैश बुक या पासबुक का बैलेंस दिया हो तो कौन सी चीजें उसके अंदर ऐड होती हैं या कौन सी चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द अदर कैश बुक और पासबुक, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर अगर थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल्स आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाती है। फिर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन क्या है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर्स ऑफ क्लरिकल एरर्स उसमें से कौन से होते हैं, ये सारे एरर्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। देन द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या करते हैं सस्पेंस अकाउंट के साथ, ये इंफॉर्मेशन आपको समझनी होगी। उसके बाद आपको समझना होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मेथड्स में ज्यादातर स्ट्रेट लाइन का जो मेथड है उसके ऊपर आपको सवाल आते हैं और वो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है। सिमिलरली इन द मॉड्यूल ए इन द चैप्टर 7 यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ये चीज आपको समझनी है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भर भर के आते हैं एग्जाम में। देन इंटर ब्रांच एंड इंटर ऑफिस एंट्रीज, उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है हमारे बैंकिंग कंपनीज की अकाउंट्स के अंदर, उसकी यहां पर आपको समझ होनी चाहिए। एंड फाइनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट्स एंड देयर डिटेल्स, लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, आपका जो आईटी ऑडिट होता है, इन सभी अलग अलग ऑडिट्स के अंदर किस तरीके की डिटेल्स होती है, उन ऑडिट को कौन कंडक्ट करवाता है, क्या उसकी जरूरत होती है, क्या पावर्स होती हैं ऑडिटर्स के पास, ये चीजें आपको थोड़ी डिटेल में समझने की जरूरत होती है, राइट। Next, from module B, you will find 11th topic preparation of balance sheet and profit and loss account. Then 12th topic is definition and types of companies. इसको थोड़ा ध्यान से समझना होता है। Different types of companies, उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या कंडीशंस डाली गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से हर कंपनी को फॉर्म करने की, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनीज हो, चाहे वो हमारे रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो, हर तरीके की कंपनीज, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, किस साइड पर कौन सा आइटम जो है वो एसेट या लायबिलिटी में कौन सा आइटम जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो कंपोनेंट्स, कैश फ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आता है, वो आपको अलग अलग कैश फ्लो की जो डेफिनेशन है, जो टाइप्स हैं, वो पता होनी चाहिए। फिर आपको फाइनल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं बैंकिंग कंपनीज की, उसके अंदर क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, या बेसल की रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पढ़नी होती हैं, राइट। और उसके ऊपर बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल आपको पूछे जाते हैं कि अगर केस स्टडी के सवाल भी आ सकते हैं कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन देयर बैंकिंग स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, टर्म्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर हम जैसे सर्वर कहते हैं, तो सर्वर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपके कनेक्शंस, आपकी इंटरफेस, इन सभी वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद आपको क्या फायदे या नुकसान होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने के, दैट आल्सो शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। एंड दिस इज आल्सो वेरी स्कोरिंग, बिकॉज यहां से भी आपको 1 नंबर और 2 नंबर के बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं, राइट। Next comes your chapter number 19, principles, risk, return, trade-off, ethics and social responsibility for financial management. Financial management करते वक्त हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, रिस्क का और रिटर्न का, दोनों को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Then the different types of ratios, चाहे वो ऑपरेटिंग रेशियोज हों, चाहे वो हमारे लिक्विडिटी के रेशियोज हों, हर रेशियो की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसका यूज क्या होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसके ऊपर भी आपको 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट कम्स कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। और एन्युइटीज की डेफिनेशन, एन्युइटीज के ऊपर न्यूमेरिकल हमें देखने को नहीं मिले थे मेरे एग्जाम के अंदर, सो हम मानकर चलते हैं कि कोई बहुत ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछे जाएंगे आगे भी, और उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सिर्फ एन्युइटी की डेफिनेशन और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनफ। नेक्स्ट, द बॉन्ड थ्योरम्स एंड बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड थ्योरम्स के ऊपर आपको सवाल आते हैं, बॉन्ड की ड्यूरेशन क्या है, बॉन्ड के अंदर कूपन रेट क्या है, बॉन्ड की वैल्यू किस तरीके से ड्यूरेशन के साथ चेंज होती है और मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे चेंज होती है, इन सभी के ऊपर आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉन्ड थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप, अगर समझ लेते हो आप तो बहुत इजीली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोचेस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको फाइंड आउट करने के जो अप्रोचेस होते हैं कि डेट कितना होना चाहिए, डेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए, और जो दूसरी कैपिटल है कॉस्ट उसकी क्या होने वाली है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 26 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस, वो लीज टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल की साइकिल पता होनी चाहिए, और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स आपको पता होनी चाहिए। दीज आर दी 22nd, 23rd एंड 24th टॉपिक्स, राइट। आफ्टर दैट इन चैप्टर नंबर 29 द टीसीएस, द टीडीएस एंड द डिडक्शंस इन आईटी सेक्शन के साथ, कि 80C के अंदर और 80 सेक्शन 80 के अलग सब क्लॉजेस जो हैं, उसमें जो डिडक्शंस ऑफर की गई हैं, चाहे वो डिसेबल्ड के लिए हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, चाहे वो अलग अलग दूसरे कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए हो, रॉयल्टीज, पेटेंट्स, इन सब के लिए जो भी डिडक्शंस होती हैं, वो सारी डिडक्शंस आपको सेक्शन वाइज याद करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट, चैप्टर 31 मेथड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इसकी जरूरत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और फाइनली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स हैं, चाहे वो जॉब कॉस्टिंग है, चाहे वो बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, किस इंडस्ट्री में किस तरीके की कॉस्टिंग यूज की जाती है, उसके क्या मेथड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की यूजेस कहां पर आते हैं, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और उसकी सिग्निफिकेंस, ये पूरे 34 चैप्टर के अंदर से सिर्फ अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पढ़ लेते हो, ठीक है, कि किस तरीके से कॉस्ट वॉल्यूम को एनालाइज करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो सारा काम आपका डन है, राइट। एंड फाइनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, चाहे वो रेवेन्यू या कैपिटल बजट हो, या फिर मास्टर बजट हो, फंक्शनल बजट हो, इन सभी बजट्स की डेफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर ऑल द 30 टॉपिक्स फ्रॉम द 35 चैप्टर्स, दैट्स इट। ये 30 टॉपिक्स को कवर अगर आप करना चाहते हो दोस्तों, तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हमें अराउंड, अगर हम हर दिन 2 घंटे दे सकते हैं तो 1.5 मंथ का समय लगता है हमें इस पूरे 30 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए। और एक बार ये कवरेज हमारी कंप्लीट हो जाए तो एएफएम में कोई भी चिंता हमें नहीं होगी। वी कैन इजीली स्कोर अबव 60 मार्क्स, आई कैन क्लेम अबव 60 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा आपका मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी ज्यादा यहाँ पर आपको वेटेज देने की जरूरत होती है। इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा डेफिनेशन, टाइप्स और न्यूमेरिकल्स इनकी प्रैक्टिस है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बिकॉज उनका नंबर बहुत होता नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उसके बेसिस पर भी आप इजीली 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। टारगेट हमारा 60 to 65 ही होता है एएफएम के अंदर, बिकॉज दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड आई एम ऑलवेज सेइंग कि इस सब्जेक्ट से लोग डरते ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए तो इजीली यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, और उनको प्रैक्टिस कर कर आप बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को और सुधार सकते हो। अब ये प्रैक्टिस कैसे होगी, आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं एफएम को लेकर के, तो इसके लिए दोस्तों हमारी 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशन है। ये 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हो, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा 400 सॉल्व्ड क्वेश्चंस एएफएम कंपोनेंट के हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप ये एएफएम की जो गाइड बुक है इसको डाउनलोड करिए, 400 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और इन्हीं 400 क्वेश्चन से भी आपके 30 जो टॉपिक्स हैं इनकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, राइट। सो दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू इन दिस वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।